नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। यूपी में भाजपा की सीटें भले ही कम हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की हिस्सेदारी के साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास तौर पर ख्याल रखा है। सीटें कम होने के बाद भी यूपी के कोटे से जहां पर 10 मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं हर वर्ग और समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी की गई है। जातीय समीकरण के लिहाज से आपको बता दें कि ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं रखी गई है। हालांकि मोदी में आपको बता दें कि 2 में कैबिनेट मंत्री रहे और कई मंत्रियों के चुनाव हार जाने की वजह के बाद भी इस बार यूपी के हिस्से में सिर्फ 2 ही कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मोदी कैबिनेट का मेन फोकस रहने वाला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मेन फोकस रखते हुए उत्तर प्रदेश के कोटे में 2 मंत्रियों के पद को दिया गया है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट विस्तार में 72 मंत्री शामिल हैं। 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के इस कैबिनेट विस्तार में पूरी तरीके से आपको बता दें आज शाम बैठक में पोर्टफोलियो पर भी चर्चा होने वाली है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश में मोदी 3.0 मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री के मंत्री सदस्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कोटे में 2 मंत्रियों को दिया गया है। 2 मंत्री उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, ऐसे में 2 को कैबिनेट में जगह दी गई है। तो वहीं पीएम मोदी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास तौर पर ख्याल रख के इस मंत्रिमंडल विस्तार को किया है। तो वहीं आपको बता दें इस मंत्रिमंडल विस्तार में पूरी तरीके से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मेन फोकस रखा गया है। तो इसी में आपको बता दें कि कुछ ऐसे अनुभवी चेहरे भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। इस कैबिनेट विस्तार को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो मंत्रिमंडल सदस्य हैं उनमें सबसे ज्यादा अनुभवी चेहरे नजर आएंगे, जो कि पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं, मंत्री पद में रह चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम भी हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी इस मंत्रिमंडल में शुमार हो चुके हैं। तो वहीं जिस तरीके से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखते हुए मोदी लगातार अपने आगे की कार्यकाल में फोकस रखते हुए नजर आए, तो उसी बीच 72 सदस्य इस मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। संतुलन बनाया गया है कि जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा होगा उसको लेकर भी पूरी तरीके से आज इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि आज एक खास बैठक होने वाली है। मोदी 3.0 के इस मंत्रिमंडल का आज ये पहली बैठक का दौर रहने वाला है। तो वहीं जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मेन फोकस रखते हुए इस कैबिनेट को रखा गया है। तो वहीं 72 सदस्यीय मंत्रियों की इस टीम में पूरी तरीके से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मोदी का मेन फोकस रहने वाला है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रामानुज सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से मोदी 3.0 कैबिनेट बैठक की हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर उसके विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश का समीकरण किस तरीके से बैठता है? देखिए, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा कल जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, यानी 71 जो मंत्री थे, उसमें जो है कई मंत्री जो है उत्तर प्रदेश से, चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए या फिर कीर्तिवर्धन सिंह की बात की जाए और बीएल वर्मा की बात की जाए, तो ऐसे कई मंत्री जो है उसमें शामिल किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कई समीकरण जो है ऐसे बैठे हैं जिसको जो है कोशिश की गई है बैठाने की। और ऐसे में अगर बात की जाए कि कई चेहरे जो है उनको शामिल किया गया है, हालांकि प्रधानमंत्री खुद भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है 72 सदस्यीय इस मंत्रिपरिषद जो पूरे मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितने को कैबिनेट में जगह दी गई है? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए कि सभी जो मंत्री हैं उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। और ऐसे में अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की जो है सियासत को कैसे आगे बढ़ाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश को अगर नहीं साधा गया तो कहीं ना कहीं आगे भी भविष्य में नुकसान हो सकता है। और ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए ही ये सारा डिसीजन जो है लिया गया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर देखा जाए तो वो चेहरे जो पहले भी सांसद रह चुके हैं उनको भी शामिल किया गया है और पुराने जो मंत्री हैं उनको भी शामिल किया है। सीएल वर्मा की अगर बात कर ली जाए, हरदीप पुरी की बात कर ली जाए, तो ये सब पुराने चेहरे हैं। राजनाथ सिंह पुराने चेहरे हैं। खुद प्रधानमंत्री जो है वो जो है इस समय अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री खुद भी जो है उत्तर प्रदेश से आते, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो इन चेहरों में
तो इन चेहरों की स्थिति को और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दमखम रखते हैं। चाहे BL वर्मा की बात की जाए, पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़ों को कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व मिला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कीर्तिवर्धन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं और खुद प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया है और उत्तर प्रदेश को रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है प्रदेश है, सबसे बड़ा लोकसभा के लिहाज से प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं 2027 को लेकर जो अभी से तैयारियां की गई होंगी। बिल्कुल रामानुज, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि हर एक चीज पर मेन फोकस रखते हुए कैबिनेट का पूरा विस्तार किया जा रहा है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री 3.0 कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखने के लिए किस तरीके से विस्तार किया गया है? देखिए, अभी जातीय जो क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए तो अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं जातीय और ये सारे समीकरण को ही ध्यान में रखते रखा गया है। इसमें अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह की अगर बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह जो क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते ही राजनाथ सिंह को जो है फिर से एक कैबिनेट में शामिल किया गया है। और ऐसे में राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सियासी चेहरे में सबसे बड़ा चेहरा जो है राजनाथ सिंह है और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद भी एक बड़ा चेहरा है। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में जब इन लोगों को बुलाया गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को खासा ध्यान रखा गया है। पिछड़े वर्ग को जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। और पिछड़े वर्ग की जो BL वर्मा की अगर बात कर ली जाए, BL वर्मा एक बड़ा नाम है और पिछली बार भी जो है उनको मंत्री बनाया गया था। और ऐसे में क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर तो पिछड़े में जो है एक बड़ा वोट बैंक जो है कुर्मी वोटर का है, उसको खासा ध्यान रखा गया है इस बार जो है कैबिनेट के अंदर। तो ऐसे में इस कैबिनेट के अंदर जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ क्षेत्रीय समीकरण की अगर बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह जो है वो सोनभद्र या यूं कहें कि विंध्य क्षेत्र से आते हैं और उसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री पूर्वांचल से आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह जो है अवध क्षेत्र और पूर्वांचल दोनों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि गोंडा जिस तरीके से अवधि क्षेत्र में गिना जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अवध क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया है इस बार भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बरकरार रखते हुए इस 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया है, तो वहीं आज एक बैठक होने वाली है जिस पर पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होगी, मेन फोकस रहेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस 3.0 कैबिनेट को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी उसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखते हुए इस कैबिनेट पर मेन फोकस रखा गया है। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में पोर्टफोलियो को लेकर किस तरीके से चर्चा होती है, किन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा। ये भी अपने आप में सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि इस रेस में एक ही मंत्रालय को लेकर ऐसे 10-10 मंत्री हैं जो लगातार इस रेस में शुमार हैं। लेकिन इस बार अब देखने वाली बात होगी कि किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिसको भी जौन सा भी मंत्रालय सौंपेंगे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने मंत्रालय को संभालेगा और अपने पद पर बरकरार रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मंत्रालय को लेकर भी लड़ाई देखने को मिल रही थी, लेकिन पूरी तरीके से लगातार जो NDA के घटक दलों के साथ बैठक चली उसमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया। तो वहीं आज एक और बैठक होने वाली है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 कैबिनेट को लेकर ये बैठक होगी। वहीं जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मोदी का मेन फोकस रहने वाला है और इस मेन फोकस में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो कि आगे के आने वाले कार्यकाल को लेकर पूरी तरीके से जो बरकरार रहने वाला है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है। तो वहीं 72 मंत्रियों ने भी, कैबिनेट के जो मंत्री बनाए गए हैं 72, उन्होंने भी शपथ ले ली है। अब पूरी तरीके से इन्हीं विषयों पर आज खास चर्चा भी होगी और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके से होगा उसको लेकर भी आज ही बैठक में चर्चा होगी।
खबरों में आगे बढ़ती हैं। आगजनी के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद कानपुर के सिसमाऊ से विधायक इरफान सोलंकी को अपनी संपत्तियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इरफान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। इन संपत्तियों को ईडी इरफान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए जब्त करने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी को मुंबई के स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने इरफान को आवंटित फ्लैटों की रिपोर्ट भी भेज दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पारा इलाके में रविवार को 2 मंजिल के घर में आग लग गई है और आग का रूप इतना भयानक था कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी हुई थी तो घर में 20 लीटर कैरोसिन रखे होने के कारण आग 2 मंजिल के पूरे मकान में फैल गई। आग लगने के कारण एक ही घर के 11 सदस्यों की बता दें कि जिंदगी मुश्किल में फंस गई। तो आग लगने के बाद पूरे घर में चीख पुकार मच गई, सभी आग की लपटों में झुलसने लगे। तो घर में लगी हुई आग देखकर आस पड़ोस के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की घटना का शिकार हुए लोगों को इलाज के लिए पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घायलों का इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की निगरानी में उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं तबियत को लेकर लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि इस भीषण आग में झुलसकर 11 लोग जिस तरीके से तड़पते हुए नजर आए हैं, उनमें सभी का इलाज चल रहा है निजी अस्पताल में, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज रखा जा रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि एक ही परिवार के 11 लोग इसमें झुलस गए हैं। तो वहीं आग लगने के कारणों का जिस तरीके से पता लग पाया है, तो कहा जा रहा है कि कैरोसिन ऑयल वहां पर पड़ा हुआ था, जिससे कि ये आग और ज़्यादा आक्रामक हो गई और फैलती गई। 2 मंजिल पूरे मकान में ये भीषण आग फैल गई। तो 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है और उसके बाद इस पूरे मकान में आपको बता दें एक ही परिवार के 11 लोग झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं लगातार डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज जारी है। तो वहीं पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि एक ही मकान में आपको बता दें 11 लोग झुलस गए हैं और यह भीषण हादसा हुआ है। आसपास के लोगों ने इस आगजनी की घटना फायर ब्रिगेड को दी। तो वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को बुझाने का प्रयास किया। तो वहीं बामुश्किल आग पर काबू पाया गया और उसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि आपको बता दें आंकड़ा 11 का है। 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से इस आग में झुलस गए। तो वहीं आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो वहीं आग के कारणों की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। तो फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। लखनऊ के पारा का ये मामला है, जहां पर एक मकान में भीषण आग लग गई और एक ही परिवार के 11 लोग इसमें झुलस गए हैं। तो वही ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रोहित दीक्षित भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, एक मामला सामने आ रहा है लखनऊ के पारा से, जहां पर एक मकान में भीषण आग लग जाती है, 11 लोग इसमें झुलस गए हैं, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आखिरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के देवपुर पारा इलाके में एक घर में आग लग गई। आप कारण बता दें कि तारपीन का तेल जो है वहां पर रखा हुआ था। शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची। पारा थाना क्षेत्र देवपुर इलाके की घटना है। आपको बता दें कि घर में आग लगी, भीषण आग में 11 लोग झुलस गए। बेसमेंट में आग लगी, भीषण ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची आग। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से घर में मौजूद 11 सदस्य झुलस गए। उनको मेडिकल कॉलेज जो है भेजा गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जो है पूरी तरीके से काबू कर लिया है। घर में बेसमेंट में रखा 200 लीटर केरोसिन का तेल रखा हुआ था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता रोहित दीक्षित ने भी तमाम जानकारी साझा की है कि आखिरकार इस भीषण हादसे से कितना नुकसान हुआ है। तो वहीं 11 लोग इसमें झुलस गए हैं, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अब आगे की कार्रवाई में जुट चुका है। तो वहीं 2 मंजिला मकान में जब भीषण आग लगी तो आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था।
और साथ ही साथ जो आसपास के लोग थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को इस पूरी घटना की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर तुरंत पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि आग लगने के कारण को भी काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी है, लेकिन इस आग ने जो विकराल रूप लिया वो केरोसिन ऑयल के थ्रू लिया है। आपको बता दें कि केरोसिन ऑयल पड़ा हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट से केरोसिन ऑयल में आग लगती है और उसके बाद वो आग 2 मंजिला मकान में पूरी तरीके से फैल जाती है और एक ही परिवार के 11 लोग इसमें झुलस जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां पर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर कला गांव में एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इसमें मां का शव जहां पर पंखे से लटका हुआ मिला था, तो वहीं बेटे का शव मां के कमरे में बंधी रस्सी से लटका हुआ मिला। कुछ समय बाद जब बता दे पति बाहर से काम करके लौटा तो उसने खिड़की से देखा कि पूरी तरीके से ये घटना देखी। जब उसने तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई। इसकी सूचना उसने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर बता दे पूर्व स्वजन ने फंदा काटकर दोनों को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। महिला व उसके बच्चे की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां पहुंचने पर मृतका के पति व उनके परिवारजनों द्वारा अवगत कराया गया है कि मृतका द्वारा अंदर से दरवाज़ा बंद कर फंदे से लटककर आत्महत्या की गई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा घटना के कारणों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। महिला व उसके बच्चे की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। अगली खबर बस्ती से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मुर्गी लुटेरों गैंग के 7 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो 4 जून और 8 जून को लुटेरों ने मुर्गी लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे प्राइवेट गाड़ी और मुर्गी वाहन लेकर हाईवे पर खड़े होकर घटना को अंजाम देते थे और आपको बता दें कि पकड़े गए गैंग के 2 सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूट में प्रयुक्त 2 पिकअप और 1 बोलेरो स्कॉर्पियो और एक बता दें कि 12 बोर का तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये थाना छावनी क्षेत्र में जनपद बस्ती में एक मुर्गी की पिकअप का लूट हुई थी 3/4 की रात को, और उसी गैंग द्वारा एक 7/8 की रात को भी मुर्गी के पिकअप की लूट हुई थी। उसमें एसओजी, स्वाट और थाना छावनी की पुलिस ने 24 घंटे में अनावरण कर लिया है। इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। बबलू अहमद और उसका भाई एक पोल्ट्री फार्म घोंडा में चलाते हैं। तो इनका प्लान था कि कोई मुर्गी की पिकअप आ रही है उसको रुकवाना, फिर उसके ड्राइवर और कंडक्टर को अपनी गाड़ी में बैठा देना और जो मुर्गियाँ थी वो अपनी दूसरी पिकअप साथ में चलती है उसमें शिफ्ट कर देना। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोग वांछित हैं अभी, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें गाड़ी जो यूज हुई है स्कॉर्पियो पिकअप और एक तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस और कुछ पैसे जो छीने गए थे वो रिकवर हो गए हैं। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हुआ है। इन पर गैंगस्टर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना छावनी से खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में सरकारी नाली बनाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मामला बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव का है, जहां पर सरकारी नाली बन रही थी। तो गांव के ही एक आम को बता दें कि राम खिलवान के घर के सामने पानी की लाइन भी डाली जा रही थी, इसीलिए राम खिलवान ने अपनी तरफ से नाली खोदने के लिए मना किया। इतनी सी बात पर गांव के अनित कुमार और राम खिलवान के परिवार के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में रेणु और साथ ही साथ शिवावती, परमेश्वरी और साथ ही साथ राम खिलवन घायल हो गए और इन सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नाली के
विवाद में मारा है, नाली वाले हमारे लोगों को नहीं रहा, उसको आज 2 महीने कह रहा था मारे को का मामला खाली एक बहाना रहा कि वैसे और कुछ नहीं। किसने मारा है? अनीत नाम है और वो का नाम। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर एक पुराने घर पर छात्रा का शव लटका हुआ मिला। शव करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। पूरा मामला बता दें कि धानेपुर थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है, जहां पर एक छात्रा का शव लटका हुआ मिला है, जो कि बता दें कि 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। लगातार इस मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मामले की गहनता से जांच करते हुए पुलिस लगातार एक एक पहलू की जांच कर रही है। तो वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है। घर पर छात्रा का शव मिला है और फंदे से लटका हुआ शव, और आसपास लगातार देखा जा रहा है कि कोई सुसाइड नोट ना हो, लेकिन पूरी तरीके से जांच पड़ताल में काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट होती हुई नजर आई हैं। और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम लगातार मौके पर मौजूद है, जो कि एक एक सबूत को जुटा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ लगातार जारी है और मामले की छानबीन की जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में मनोटा गांव के पास तेज रफ्तार 2 कारों में टक्कर होने से 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि ये चारों बुलंदशहर से किसी काम में वापस अपने घर आ रहे थे। और आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पास का है, जहां पर रविवार की रात को तेज रफ्तार 2 कारों की भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बारे में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पूरा मामला लगातार स्पष्ट हो रहा है। और जानकारी जो सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि 4 युवकों का नाम बता दें लक्की, सलमान, शाहरुख और शहनवाज है, जो कि वो सभी अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के किसी गांव के रहने वाले हैं। ये सभी युवक वीडियो बनाने का काम करते हैं और अपना कॉमेडी यूट्यूब चैनल चलाते थे। जानकारी के मुताबिक ये चारों युवक बुलंदशहर से किसी काम से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में ये भयानक हादसा हो गया और चारों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और चारों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया है और उनके परिवार को इस पूरे हादसे की जानकारी भी दे दी गई है, जिसके बाद से उनके परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में मातम का माहौल बन गया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।